व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 17 जिसके अंदर हम ग्रीनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी को डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी के बाद किस तरह पेशेंट को मैनेज किया जाता है, प्लान ऑफ केयर को किस तरह प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि अक्सर बच्चों के मैसेज आते हैं कि हम तो डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि प्लान ऑफ केयर किस तरह प्रिपेयर करना है और कौन सी एक्सरसाइज को किस फेज के अंदर अप्लाई करना है। तो उन बच्चों के डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली 3 फेजेस होते हैं: मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज एंड मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज तब हम अप्लाई करते हैं जब पेशेंट एक्यूट कंडीशन के बाद प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, ग्रीनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी के बाद जब पेशेंट आएगा तो एक वाइवा में भी क्वेश्चन आपसे मस्ट पूछा जाता है कि ग्रीनोह्यूमरल आर्थोप्लास्टी के बाद फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट करवाई जाती है। तो फिजियोथेरेपी मस्ट स्टार्ट करवानी होती है 1 डे आफ्टर सर्जरी। ठीक है, 1 डे आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के एक दिन के बाद फौरन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवानी होती हैं, क्योंकि जो इम्प्लांट प्लेस किए हैं बॉडी के अंदर वो फिक्स हो सके। ठीक है, तो ये मस्ट पूछा जाता है वाइवा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज 1 डे आफ्टर सर्जरी। ठीक है, या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जब रिकमेंड करेंगे। ठीक है, सर्जरी के बाद क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है बहुत ज़्यादा। तो जो फर्स्ट प्रोटोकॉल होगा, कंट्रोल करनी है हमने पेन एंड बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है उस पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल होगा, हमने कंट्रोल करनी है पेन को और इन्फ्लेमेशन को। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जिस पार्ट की सर्जरी हुई है उसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट को इमोबिलाइज किया जाएगा थ्रू स्लिंग या स्प्लिंट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की हुई है मेडिकेशंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, वो उसने लेते रहना है। एंड पेन के लिए एनाल्जेसिक्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल होगा वो होगा क्रायोथेरेपी। ठीक है, ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो सके और अल्टीमेटली उसकी पेन कम हो सके। जो सेकंड प्रोटोकॉल होता है वो होता है कि मेंटेन रखनी है मोबिलिटी ऑफ एडजेसेंट जॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि सर्जरी के बाद क्या होता है कि इमोबिलाइज कर दिया जाता है उस पार्ट को। उस पार्ट को इमोबिलाइज रखने से जो इर्द गिर्द के जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें एडियंस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं, मसल्स एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एट्रोफी और एडियंस से प्रिवेंट करने के लिए जो इर्द गिर्द के जॉइंट्स होते हैं उनको मोबिलाइज रखा जाता है। ठीक है, ताकि जब पेशेंट इमोबिलाइजेशन के बाद अपनी मूवमेंट्स को स्टार्ट करे तो उसकी मूवमेंट्स और रेंजेस रिस्ट्रिक्ट ना हो सके। तो मेंटेन रखने के लिए मोबिलिटी ऑफ द एडजेसेंट जॉइंट्स हमेशा इंस्ट्रक्ट किया जाता है पेशेंट को कि उसने खुद से जो इर्द गिर्द के जॉइंट्स हैं ना, उनकी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है इर्द गिर्द के जॉइंट्स की। ठीक है, अब शोल्डर आर्थोप्लास्टी है, तो शोल्डर आर्थोप्लास्टी है तो शोल्डर जॉइंट को मूव नहीं करना। जो इर्द गिर्द के जॉइंट्स हैं कौन से हैं, एल्बो है, रिस्ट है, हैंड है, और उसके साथ आ जाता है स्कैपुलर मोशंस। ठीक है, ये पेशेंट को कहना है कि उसको इंस्ट्रक्ट कर देना है, उसको बता देना है कि ये एक्सरसाइजेज हैं इर्द गिर्द जॉइंट्स की और जो उसने खुद से परफॉर्म करनी है।
तो एक्टिव एक्सरसाइजेज में कौन सी आ जाएंगी, स्कैपुलर एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। स्कैपुलर मोशंस में कौन सी मोशंस करवानी है ग्रीनो-ह्यूमरल आर्थोप्लास्टी में, ठीक है। फोकस करना है शोल्डर एलिवेशन के ऊपर एंड स्कैपुलर रिट्रैक्शन पे, ठीक है। रिट्रैक्शन करवानी है, प्रोट्रैक्शन नहीं करवानी। रिट्रैक्शन करवानी है, स्कैपुलर एलिवेशन। और जो दूसरा फोकस होता है वो होता है कि स्पाइन जो है वो इरेक्ट रह सके। तो स्पाइन की जो मोस्टली एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो होती हैं स्पाइन की एक्सटेंशन को मेन फोकस किया जाता है ताकि स्पाइन इरेक्ट रह सके और पोस्चर मेंटेन रह सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने एल्बो मोशंस को एक्टिवली परफॉर्म करना है एंड रिस्ट एंड हैंड की मोशंस को उसने खुद से परफॉर्म करना है, ठीक है। और इनमें सिंपल रेंज ऑफ मोशंस आ जाएंगी। एल्बो मोशंस में फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी है उसने, ठीक है। और रिस्ट और हैंड में भी उसने क्या करनी है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन उससे परफॉर्म करनी है, ठीक है। और जो दूसरी मेन रीजन होती है इर्द गिर्द जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करवाने की, आपको पता होगा कि जो मसल्स होते हैं वो 2 जॉइंट मसल्स भी होते हैं, 3 जॉइंट मसल्स भी होते हैं, ठीक है। जब उस जॉइंट को मूव नहीं करना तो जो इर्द गिर्द के जॉइंट्स को जब मूव करेंगे तो वो मसल्स जो हैं उनके ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट्स मूव होंगे। जब वो मूव होंगे तो वो एट्रोफी नहीं हो सकेंगे, उनकी स्ट्रेंथ और लेंथ जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। और जब पेशेंट मूव करेगा आफ्टर इमोबिलाइजेशन के बाद तो उसको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस का सामना ना करना पड़े, ना ही उसको अडियंस का सामना करना पड़े, ठीक है। देन आ जाता है जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल, वो आ जाता है रीस्टोर करनी है हमने शोल्डर की मोबिलिटी, ठीक है। तो रीस्टोर करने के लिए शोल्डर की मोबिलिटी हमारा क्या फोकस होगा, शोल्डर के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर अब हमने क्या करना है कि पैसिव रेंजेस करवानी है। पैसिव रेंज ऑफ मोशंस करवाएंगे और असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस के ऊपर फोकस करेंगे, एक्टिव नहीं करवाएंगे, ठीक है। और प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, एक्सटर्नल रोटेशन को 30 to 45 डिग्री करवाना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करवाना, ठीक है। रीस्टोर करने के लिए शोल्डर की मोबिलिटी पेंडुलम एक्सरसाइजेस भी होती हैं, वो भी परफॉर्म करनी है, ठीक है। पेंडुलम एक्सरसाइजेस किस तरह, सिंपली जो स्विंग फेज है ऑफ द आर्म उसको रिटेन रखने के लिए क्या करवाएंगे कि पेशेंट को कहेंगे कि उसने अपनी स्लिंग को ऑफ कर देना है और सिंपली उसने वॉक करना है। जब वो वॉक करेगा ना तो उसकी जो आर्म है वो खुद ब खुद क्या होगी, पेंडुलम में मूव करेगी टू एंड फ्रो। तो इस तरह क्या होगा कि पेंडुलम एक्सरसाइजेज हो जाएंगी और पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो भी गेन हो जाएगी, ठीक है। देन जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि सुपाइन के अंदर एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया जा सके ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट एलिमिनेट हो सके और पेशेंट इजीली इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सके विदाउट एनी फटीग। तो स्पाइन सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस को पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि उसने बैंड से या फिर डुअल रॉड, ठीक है, इनसे उसने क्या करना है, डिफरेंट पोजीशंस के अंदर मूवमेंट्स करनी है। जब वो मूवमेंट्स करेगा तो खुद ब खुद
फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन जो मूवमेंट्स होंगी वो परफॉर्म हो जाएंगी। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने बैंड से हॉरिजॉन्टल एडक्शन एंड एबडक्शन को परफॉर्म करना है। ठीक है, देन जो हमारा फोकस होगा वो होगा सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस करनी है विद अ बैंड। ठीक है, ये वाली मैंने बताई थी सुपाइन पोजीशन के अंदर। ठीक है, अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा तो फिर क्या करेंगे, हम बैंड से करवाएंगे सीटिंग और स्टैंडिंग पोजीशंस के अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है और पेशेंट किस तरह फील कर रहा है इन एक्सरसाइजेस को। ठीक है, सीटिंग और स्टैंडिंग के अंदर अगर हमने सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस करवानी है बैंड के साथ तो क्या करेंगे, हम गियर शिफ्ट एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, देन हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि उसने सेल्फ असिस्टेड रीचिंग मूवमेंट्स करनी है। ठीक है, पेशेंट की रीच बढ़ाने के लिए उसको हमने गाइड करना है कि उसने सेल्फ असिस्टेड रीचिंग मूवमेंट्स करनी है। रीचिंग मूवमेंट्स में क्या आ जाएंगे, ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी फोर आर्म की। ठीक है, वो वाली एक्टिविटीज आ जाती हैं इसके अंदर, फोर आर्म, रिस्ट और हैंड की। उसमें पेशेंट को कहेंगे कि उसने अपने नोज को टच करना है, अपने फोरहेड को टच करना है। ठीक है, उसने टेबल के ऊपर अपनी आर्म को स्लाइड करना है। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये होती हैं बेसिकली स्टिमुलेट करने के लिए फंक्शनल एक्टिविटीज को, ताकि पेशेंट अपनी जो एडीएल्स है उनको परफॉर्म कर सके, अपनी सेल्फ केयर कर सके। तो सेल्फ असिस्टेड रीचिंग मूवमेंट्स इसलिए करवाई जाती हैं। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा मिनिमाइज करनी है मसल गार्डिंग इनहिबिशन एंड एट्रोफी। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है। मसल गार्डिंग क्या होती है, पहले भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या हो रहा है, परसिस्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है इन रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस। उसको हम क्या कहते हैं, मसल गार्डिंग कहते हैं। ठीक है, मसल इनहिबिशन एंड एट्रोफी। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए क्या करवाई जाती हैं, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। ठीक है, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, सिंपली ये रेंज ऑफ मोशंस ही होती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है जो मेन मसल्स होते हैं उनको। ठीक है, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस का जो दूसरा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि पेशेंट को रिमेम्बर करने के लिए एडीएल्स। ठीक है, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट ने तब परफॉर्म करनी है जब उसको 4 to 6 वीक्स हो चुके होंगे आफ्टर सर्जरी। ठीक है,
पेशेंट को सिखाने के लिए मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस किस तरह करनी है, उसकी जो ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी है उसके ऊपर अप्लाई करनी है और उसको कहना है कि वो खुद एक्टिवली करके दिखाए ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी पे। जब 4 to 6 वीक्स हो जाएंगे सर्जरी के बाद, तो तब उसने मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है ऑपरेटेड एक्सट्रीमिटी में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सरसाइजेस थे। मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर हमने किस किस तरह इन एक्सरसाइजेस को अप्लाई करना है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि कंट्रोल करनी है पेन और इन्फ्लेमेशन को, मेंटेन करनी है मोबिलिटी ऑफ एडजेसेंट जॉइंट्स। देन हमने डिस्कस कर लिया कि रिस्टोर किस तरह करनी है शोल्डर की मोबिलिटी को, पेंडुलम एक्सरसाइजेस किस तरह अप्लाई करनी है और पेशेंट खुद से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस अप्लाई कर सकता है जिस पोजीशन के अंदर उसको कंफर्टेबल फील हो। सुपाइन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, सिटिंग और स्टैंडिंग के अंदर डिस्कस कर लिया। देन हमने डिस्कस कर लिया कि मिनिमाइज किस तरह करनी है मसल गार्डिंग को, इनहिबिशन और एट्रोफी को, और उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज के बेनिफिट्स हमने देख लिए और इनको कब अप्लाई करना होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा प्रोग्रेस करने के लिए मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में। क्राइटेरिया क्या होगा प्रोग्रेस करने के लिए मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में। ठीक है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के बाद जब पेशेंट की 90 डिग्री पैसिवली एलिवेशन होगी स्कैपुलर। ठीक है, ये क्राइटेरिया है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में प्रोग्रेस करने के लिए। 45 डिग्रीज रेंज गेन हो जाएगी पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन की। ठीक है, 70 डिग्री पेशेंट की रेंज गेन हो जाएगी इंटरनल रोटेशन की। ठीक है, पेशेंट को पेन नहीं होगी जब वो रेजिस्टेड मोशंस करेगा। ठीक है, आइसोमेट्रिक इंटरनल रोटेशन ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल्स में उसे कोई भी पेन नहीं होगी और वो एडीएल्स को परफॉर्म कर पाएगा। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है कि जब ये रेंज गेन हो जाएगी ऑपरेटेड एक्सट्रीमिटी में, तो तब हमने प्रोग्रेस करना है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को अप्लाई करना है और मिनिमम प्रोटेक्शन फेज में किन किन एक्सरसाइजेस को अप्लाई करना है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।